अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस का फर्स्ट लेक्चर होगा। इससे पहले जो वीक हमारा जो फर्स्ट गुजरा था उसके अंदर हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट्स जो हमारे रह गए थे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर उसको हमने डिस्कस किया है। और आज से हम लोग जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको आपने सब्सक्राइब किया होगा। सब्सक्राइब करने का तरीका इंतहाई आसान है। इस एरिया में जहाँ पे मेरा माउस का पॉइंटर मूव कर रहा है, यहाँ पे आपको ड्यूरिंग द वीडियो एक सब्सक्राइब का बटन नज़र आ जाएगा। आपने जस्ट उसको क्लिक करना है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको जो भी फ्यूचर के अंदर वीडियोस इसमें अपलोड होंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सेकेंडली, एक रिक्वेस्ट थी आप लोगों से कि काइंडली इस वीडियो को जो है वो फिर आप लाइक भी कर लें, शेयर भी कर लें डिफरेंट अपने फ्रेंड्स के साथ। डिफरेंट अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ में अगर फ्रेंड्स हैं जो कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो उनके साथ भी आप इसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को काइंडली आप सिर्फ यूट्यूब पे देखें, कोई इसका पार्ट जो है वो स्किप ना करें, और स्टार्ट टिल एंड यूट्यूब पे देखें। इसको फ़िलहाल जो है वो आप काइंडली डाउनलोड ना करें। बाद में फ्यूचर में कब जिस टाइम भी आपको चाहें आप तो इसको आप बाद में भी डाउनलोड किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। ये वीडियो हमेशा के लिए इस चैनल पे रहेगी। मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो बहुत सारा उसका जो है हिस्सा है, जो पोर्शन है वो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है। बेसिकली थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, तो तभी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझ सकोगे और उसके अंदर आप प्रोग्रामिंग जो है वो आप कर सकोगे। तो ये पीपीटी की मेरे पास स्लाइड्स हैं पावर पॉइंट की। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो है कॉन्सेप्ट्स आपके सारे मैंने जो पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं और एक एक करके हम इस स्लाइड्स को जो है वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके जी, तो आपका जो कोर्स है टाइटल इस्लामिक कॉलेज पेशावर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सेकंड सेमेस्टर में जो आप लोगों ने कोर्स पढ़ना है उसका टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वन। और इसके अंदर हम लोगों ने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करनी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को लेके उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है इन सी प्लस प्लस। और जो कोर्स का टाइटल जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वन और आपके कोर्स का जो कोड है दैट इज कॉम्प COMP डैश 106। ठीक है। ओके, एज फार एज द एम ऑफ दिस कोर्स इज कंसर्न, ठीक है, कि ये कोर्स जो है वो क्यों डिज़ाइन किया गया है और इस कोर्स के अंदर आप लोग जब पढ़ लोगे तो आखिर में आप क्या क्या चीज़ें सीख पाओगे। ठीक है, दिस कोर्स बेसिकली प्रोवाइड्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस कोर्स के अंदर डिफरेंट आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं उनको हम साथ साथ इस कोर्स के अंदर डिस्कस भी करते रहेंगे, थ्योरेटिकली भी, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग देखेंगे। तो इस कोर्स के अंदर आप लोग डिफरेंट आपके जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग ना सिर्फ थ्योरेटिकली स्टडी करेंगे बल्कि उसकी हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन सी प्लस प्लस। जहाँ तक कोर्स की बुक का ताल्लुक है तो बुक के लिए जो है आपके पास डिटेल एंड डिटेल बहुत मशहूर ऑथर्स हैं। दोनों भाई हैं। दोनों ने जो है मिलके बहुत सारी बुक्स जो है वो लिखी हैं। बहुत सारे जो है कंप्यूटर साइंस के ऐसे कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिन पे इन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो चाहे वो और कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हो। तो इनकी बुक जो है आप परचेज़ कर लें। अगर परचेज़ नहीं कर सकते हार्ड फॉर्म में तो आप इसको ऑनलाइन जो है वो इसकी PDF फॉर्मेट में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा, मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि LMS के ऊपर सी प्लस प्लस हाउ टू प्रोग्राम बाय डिटेल इन डिटेल का जो PDF वर्जन है वो मैं आपके साथ LMS के ऊपर, इस्लामिक कॉलेज के LMS के ऊपर आपके साथ शेयर कर लूँगा। सेकेंडली, फिर रेफरेंस बुक के अंदर आ जाता है आपके पास
वेट ग्रुप्स, ये कंपनी है, पब्लिशर्स हैं। इनकी किताब है जिसका टाइटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, और इसके जो ऑथर है उसका नाम है रॉबर्ट लेफोर। ठीक है, आई एम नॉट श्योर एट द मोमेंट कि इसका जो एडिशन है लेटेस्ट वो कौन सा है, बट आई डू हैव अ पीडीएफ दिस बुक इन पीडीएफ फॉर्म, और उसका एडिशन नंबर 4 मेरे पास अवेलेबल है। आई विल ट्राई टू शेयर दैट बुक इन दी LMS ऑफ इस्लामिया कॉलेज पेशावर। तो ये आपकी दो बुक्स हैं, ठीक है, जो आपको चाहिए होंगी, और जो प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हम करेंगे वो नॉर्मली इन दो बुक्स से हम लोग देख के कर रहे होंगे, और इनकी प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स को हम लोग फॉलो कर रहे होंगे। ओके जी, तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले तो ये है कि जी आपके पास ये टोटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ऑब्जेक्ट को स्टडी कर लेंगे और क्लासेस को जो है वो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, लाइक जो थर्ड कॉन्सेप्ट है आपके सामने इनकैप्सुलेशन का, इनहेरिटेंस का, पॉलीमॉर्फिज्म का, ये आगे साथ साथ ये कॉन्सेप्ट्स आएंगे और इनको हम फिर वहाँ पे स्टडी करेंगे। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बुक्स के अंदर जो है आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं या जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको स्टार्ट के चैप्टर्स के अंदर जो है वो डिस्कस आपके साथ कर दिया जाता है। जिसका नुकसान ये होता है कि स्टूडेंट्स को उस टाइम पे उस कॉन्सेप्ट की 100% समझ नहीं आती, क्योंकि जब तक आप इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो उस वक्त तक आपको इसकी समझ नहीं आएगी। और फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर ये डिस्कशन की गई है किसी भी किताब में कहीं पर भी, तो वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि उस वक्त फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स का इतना नॉलेज ही नहीं होता कि वो उस लेवल ऑफ नॉलेज पे वो पहुंचे ही नहीं होते कि वो इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख सकें। तो थ्योरेटिकली वहाँ पे जो है ना आपकी सारी डिटेल्स जो है वो गिवन होती हैं, विच इज़ अनजस्ट एज फार एज द स्टूडेंट इज़ कंसर्न। तो मैं भी यहाँ पे ये करूँगा कि जब इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म का जब टॉपिक आएगा तो वहाँ पे फिर मैं आपके साथ इसकी डिटेल डिस्कशन करूँगा। फिलहाल इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकली भी देख लेंगे, थ्योरेटिकली भी देख लेंगे, और बहुत डिटेल के अंदर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में। तो बेसिकली ये जो 5 कॉन्सेप्ट्स हैं आपके सामने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, इनको हम अगर फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जो भी आपकी दुनिया में इस टाइम पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मौजूद है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रही है, उन तमाम के अंदर ये तमाम की तमाम फीचर्स जो है वो मौजूद हैं। चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो पाइथन हो, और नेम एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू विल फाइंड all these features, all these concepts in all those programming languages। अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर मौजूद नहीं है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहलाई जाती। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, वो देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ डिस्कस की गई है। ओके जी, स्लाइड का टाइटल है जी सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और लास्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊं तो ये जो आपके 5 जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड और ऑनवर्ड जो भी स्लाइड्स हैं उसके ऊपर हम लोग ये जो आपकी जो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली आज की स्लाइड में, और नेक्स्ट जो आने वाली स्लाइड है उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बारे में डिस्कशन करेंगे और इन 2 कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड और जो आने वाली स्लाइड है उसके अंदर विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऊपर लिखा है सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके जी, यहाँ पे लेट सपोज एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आपके पास आपकी गाड़ी है एंड यू आर ड्राइविंग योर कार। ठीक है, यू कैन प्रेस द एक्सेलरेटर पैडल टू इंक्रीज द स्पीड। सबको पता है कि आपकी गाड़ी के अंदर एक्सेलरेटर का एक पैडल होता है। ठीक है, चाहे वो मैनुअल गाड़ी हो, चाहे वो आपकी जो है ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट वाली गाड़ी हो, एक्सेलरेटर का पैडल जो है वो दोनों गाड़ियों के अंदर मौजूद है। ठीक है, और ये आपको जो है
नॉर्मली ज़्यादा ज़्यादा बल्कि ज़्यादा ज़्यादा गाड़ियों के अंदर ये जो है, बल्कि तमाम गाड़ियों के अंदर ये जो है आपको राइट साइड के ऊपर मिलेगा, ठीक है। ओके जी। इसी तरीके से यू कैन प्रेस द ब्रेक पैडल टू स्टॉप और डिक्रीज द स्पीड ऑफ योर कार। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते वक्त आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है या कोई लेट सपोज सिग्नल आ जाता है जो कि रेड है और आपने स्टॉप करना है या आपने अपनी अगर स्पीड को डिक्रीज करना है, तो उसके लिए जो है आपको एक ब्रेक पैडल मिलेगा गाड़ी के अंदर, ठीक है, जो कि आप यूज़ करते हो विद द हेल्प ऑफ योर लेफ्ट फुट, ठीक है। तो गाड़ी को अगर आपने उसकी स्पीड अगर कम करनी हो या उसकी उसको गाड़ी को अगर आपने हॉल्ट करना हो, उसको स्टॉप करना हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, अपना जो ब्रेक पैडल है उसको यूज़ करोगे। इसीलिए इसी तरीके से सिमिलरली यू कैन टर्न द स्टीयरिंग व्हील ऑफ योर कार टू टर्न द कार लेफ्ट और राइट। आपने अगर गाड़ी को लेफ्ट या राइट मोड़ना होता है, तो आप अपनी गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील होता है जो कि आपके सामने होता है, आप उसको यूज़ करते हो और उसको लेफ्ट या राइट मोड़ोगे तो आपकी गाड़ी जो होगी वो लेफ्ट और राइट मुड़ जाएगी, ठीक है। दीज आर द फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज अवेलेबल इन ईच एंड एवरी कार, ठीक है जी। ओके, तो अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज फार एज द कार इज कंसर्न एंड एज फार एज दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज कंसर्न, वो ये है कि यार समवन हैज डिजाइंड इट फर्स्ट, ठीक है। यानी कि आपकी जो गाड़ी है ना, उसको ना सबसे पहले किसी ने डिजाइन किया है, ठीक है। सबसे पहले उसको किसी ने डिजाइन किया है एंड देन बिल्ट इट, और उसके बाद उसने जो गाड़ी होगी उस गाड़ी को उसने बनाया होगा। ऐसा नहीं है कि कोई जो है वो मुंह उठा के चला जाए और कहे कि जी मैंने गाड़ी बनानी है। बनानी नहीं होती, पहले आपको गाड़ी को क्या करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है। डिजाइन का मतलब ये कि आपको पहले जो है ना आपको ये डिजाइन डॉक्यूमेंट्स के अंदर और यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि गाड़ी के अंदर जो है ना वो क्या क्या फीचर्स होंगे, गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, गाड़ी के अंदर क्या क्या उसके गाड़ी के अंदर क्या क्या उसके अंदर फंक्शनैलिटीज होंगी, ठीक है। क्या कितनी उस गाड़ी की लेंथ होगी, कितनी उसकी हाइट होगी, उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कितनी होगी, ठीक है, उसमें कितने सीसी का इंजन होगा, कितना उसका हॉर्स पावर होगा, ठीक है, वगैरह वगैरह, और उसके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगे। तो ये सारे का सारा जो है वो क्या करना पड़ता है, पहले उसको गाड़ी को डिज़ाइन करना पड़ता है। डिज़ाइन जब एक दफ़ा हो जाए गाड़ी आपकी, ठीक है, तो उसके बाद आप उस गाड़ी को क्या करते हो, उस गाड़ी को आप जो है वो बिल्ड करते हो, उस गाड़ी को आप जो है वो मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है जी। ये कभी नहीं है कि गाड़ी जो है वो पहले डिज़ाइन हुई नहीं है और आप उस गाड़ी को जो है वो बिल्ड कर रहे हो। नो, द फर्स्ट कार विल बी डिज़ाइन एंड देन द कार विल बी बिल्ट। ओके जी। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी जो डिज़ाइन होती है किसी भी गाड़ी की, वो कहलाती है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स कहलाती हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जो है उसके अंदर ये लिखा हुआ होता है, स्पेसिफाइड होता है, बताया जाता है कि यार गाड़ी का जो है वो उसका वेट कितना होगा, उसके अंदर कितना जो है फ्यूल कितना, उसके टैंक के अंदर फ्यूल टैंक के अंदर कितना उसके अंदर फ्यूल आएगा, कैपेसिटी क्या होगी उसकी, ठीक है। इसके अंदर जो है ना ऑटोमेटिक गियर होगा, मैनुअल गियर होगा, ठीक है। इसमें जो आपका जो इंजन है वो कितने सीसी का इंजन होगा, ठीक है, कि इसमें जो इंजन है उसका कितना हॉर्स पावर होगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो वो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के अंदर जो है वो सारी की सारी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग को बेस करते हुए या उसकी बेसिस के ऊपर आप जो है वो अपनी जो कार है उस कार को आप जो है वो डिज़ाइन करोगे, ठीक है जी। जब तक आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग्स नहीं होंगी आप कार को जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो आपकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स हैं, ठीक है, दे इंक्लूड डिज़ाइन फॉर एक्सेलरेटर पैडल। यार एक्सेलरेटर पैडल जो है ना वो कैसे काम करेगा, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म होगा, ठीक है, टू मेक द कार गो फास्टर, ठीक है। ड्राइंग के अंदर ये चीज़ शामिल होगी कि आपका जो एक्सेलरेटर पैडल है वो किस तरीके से काम करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी कैसे होगी। यानी कि मैं जब कोई यूज़र कोई ड्राइवर जो है जब एक्सेलरेटर पैडल को जब नीचे की तरफ उसको जब शिफ्ट करेगा, मूव करेगा, तो गाड़ी जो है वो फास्टर कैसे जाएगी, ठीक है। ये सारा मैकेनिज्म जो है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर शामिल होगा। वी कैन से दैट द पैडल यानी कि एक्सेलरेटर पैडल हाइड्स द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म दैट मेक्स द कार गो फास्टर, ठीक है। कि ड्राइवर को ना एक एक पैडल दे दिया गया है, ठीक है, एक्सेलरेटर पैडल की शक्ल में, और ड्राइवर को पता है जी कि मैं अगर इसको पुश करूंगा तो मेरी गाड़ी जो होगी ना वो स्पीड अप हो जाएगी, और मैं जब इसको रिलीज करूंगा तो मेरी गाड़ी की जो स्पीड होगी वो आहिस्ता आहिस्ता
डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है आपका, ठीक है, ये जो सेंटेंस है आपका जिसमें लिखा है कि वी कैन से कि द पेडल यानी कि एक्सेलरेटर पेडल हाइड्स कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म दैट मेक्स द कार गो फास्टर, इसका मतलब ये है कि यार आपका जो एक्सेलरेटर पेडल है वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, उसके पीछे क्या साइंस है, ड्राइवर से वो छुपी हुई है। ड्राइवर को नहीं बताया गया कि यार ये बेसिकली इसके पीछे क्या क्या साइंस इन्वॉल्व है, ठीक है, क्या फंक्शनैलिटी है, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो ड्राइवर को नहीं है। बट ड्राइवर को जस्ट एक एक्सेलरेटर पैडल दे दिया गया और उसको बताया गया कि यार इसको आपने पुश करना है तो गाड़ी जो है वो तेज चलेगी, इसको आपने जो है वो रिलीज करना है तो गाड़ी आपकी जो है वो उसकी स्पीड हल्के हल्के जो है उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सिमिलरली आपकी गाड़ी के अंदर जो गियर लीवर है, ठीक है, इट हाइड्स द कॉम्प्लेक्स इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द कार टू शिफ्ट द गियर्स। देखें आपकी गाड़ी के अंदर मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी जो है वो मैनुअल कार है, उसके अंदर मैनुअल गियर है, ठीक है। तो आप जब अपनी गाड़ी को जब ड्राइव करते हो तो स्टार्ट में आपकी गाड़ी का जो गियर होगा ना वो फर्स्ट गियर होगा। फर्स्ट गियर के बाद जैसे जैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो नॉर्मली एट अराउंड 20 किलोमीटर पर आवर आप अपनी गाड़ी का जो गियर होगा वो शिफ्ट करोगे और गाड़ी का गियर चेंज करोगे और उसको 1 से 2 पे लेके जाओगे। और इसी तरीके से जब आपकी स्पीड बढ़ते बढ़ते 40 तक राउंड अबाउट पहुंच जाएगी तो आप उसका जो गियर है, ठीक है, उसको आप चेंज कर दोगे थर्ड पे एंड इस तरीके से सो ऑन। इसी तरीके से आपकी मैनुअल गाड़ी के अंदर एक गियर आता है जो कि कार को रिवर्स करने के लिए यूज होता है। तो जब भी आपने गाड़ी को रिवर्स करना होगा तो आप उस गियर को यूज करोगे। तो आपको ये पता है कि फर्स्ट गियर में क्या होगा, सेकंड गियर में क्या होगा, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में क्या हो रहा है और जो रिवर्स गियर लगाएंगे हम तो उससे क्या होगा, ठीक है। लेकिन अ, जो गियर का जो मैकेनिज्म है या जो पीछे उसकी जो साइंस है, जो पीछे उसकी जो फिजिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है, पीछे उसके जो भी साइंस इन्वॉल्व है, ठीक है, दैट इज हिडन फ्रॉम द ड्राइवर। और ड्राइवर से वो हिडन ही होगी। ड्राइवर को जो है वो ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि यार मैं रिवर्स गियर अगर लगा रहा हूं तो ठीक है मेरी गाड़ी पीछे मुड़ तो रही है लेकिन ये कैसे मुड़ रही है, ठीक है, इसमें क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, इसमें क्या मैकेनिकल आपके जो है ना वो पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, वो जानने की उसको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो लिखा है द गियर लीवर हाइड्स द कॉम्प्लेक्स इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द कार टू शिफ्ट द गियर, के जब भी गियर शिफ्ट होगा तो गियर जो है वो कैसे शिफ्ट होगा, 1 से 2 पे कैसे जाएगा, 2 से 3 पे कैसे जाएगा, 3 से 4 पे कैसे जाएगा, ठीक है। तो वो जो मैकेनिज्म है, इंटरनल जो वर्किंग है पीछे उसके गियर्स की और जो भी मैकेनिकल पार्ट्स हैं उसकी, दैट इज हिडन, ठीक है, वो मुझसे आपसे वो ड्राइवर से छुपाई हुई है, ठीक है, उसको हमारे लिए यानी कि जानने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमें सिर्फ ये बताया गया है कि यार 1 से 2 पे कैसे जाना है या अगर आपने गाड़ी को रिवर्स करना है तो वो आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है कि द ब्रेक पैडल हाइड्स द कॉम्प्लेक्स इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द कार टू स्टॉप और डिक्रीज द स्पीड। बस हमें ये बताया गया है कि यार ये ब्रेक का पैडल है, जब भी आगे कोई ऑब्स्टिकल आए आपकी गाड़ी के, या जब भी आप किसी सिग्नल के ऊपर रुक रहे हो, या जब भी आपने यू टर्न लेना हो, या जब भी आप किसी राउंड अबाउट पे जो है वो राइट साइड पे आपने अगर मूव करना हो तो उसके लिए जो है ना आपने क्या करना होगा कि ब्रेक पेडल को आप दबाएं ताकि आपकी अगर ऑब्स्टिकल है तो ताकि आपकी गाड़ी जो है वो स्टॉप कर जाए, अगर कोई सिग्नल आ रहा है तो ताकि आप अपनी स्पीड को जो है वो पहले से ही जो है ना वो डिक्रीज करना शुरू कर दें विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेक ब्रेक पेडल। और आपने अगर किसी राउंड अबाउट के ऊपर आप जा रहे हो, राउंड अबाउट पे आपने अगर लेट सपोज राइट आपने अगर टर्न करना है तो उसके लिए भी आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा कि पहले से अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा, क्योंकि राउंड अबाउट के ऊपर आप जो है वो इतनी तेज स्पीड के साथ गाड़ी ड्राइव नहीं करोगे। तो जो ब्रेक पैडल दिया हुआ है, ब्रेक पैडल जस्ट एक मैकेनिज्म है, जस्ट एक इंटरफेस है जो कि आपको दिया हुआ है, ठीक है, ड्राइवर को कि यार बस इसको आप प्रेस करोगे तो आपकी जो स्पीड होगी ना वो कम होना शुरू हो जाएगी, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। और ब्रेक पेडल के पीछे क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, ठीक है, जब उसको मैं प्रेस करता हूँ तो वो कैसे मेरी गाड़ी की स्पीड को कम कर रहा होता है, या मेरी गाड़ी की जो स्पीड है उसको, या मेरी गाड़ी की जो मेरी जो गाड़ी है उसको वो स्टॉप हालत में कैसे लेके आता है, वो हिडन है हमसे, वो ड्राइवर से क्या है, हिडन है, ठीक है। दैट इज नॉट टोल्ड टू द ड्राइवर कि यार ब्रेक का जो है ना पीछे क्या मैकेनिकल पार्ट्स हैं, क्या इन्वॉल्व हैं, कैसे आपकी ब्रेक लगेगी, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो उससे हिडन है, ठीक है जी। द स्टीयरिंग व्हील हाइड्स द स्टीयरिंग व्हील हाइड्स द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ द कार टू टर्न राइट और लेफ्ट।
ये भी वही वाली बात कि जो स्टीयरिंग व्हील है आपका गाड़ी का, वो एक मैकेनिज्म है, वो एक तरीक़ेकार है, वो एक इंटरफेस है जो कि आपको गिवन है, आपको दिया गया है, और उसको यूज़ करते हुए आप अपनी गाड़ी को राइट और लेफ्ट टर्न कर सकते हैं। और हिडन का मतलब ये है, यानी कि द स्टीयरिंग व्हील हाइड्स द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म का मतलब ये है कि गाड़ी जो है वो मैं जब स्टीयरिंग व्हील को जब राइट की तरफ मूव करूंगा तो मेरी मेरी जो गाड़ी है या मेरे जो गाड़ी की जो टायर्स हैं वो राइट की तरफ कैसे मूव होंगे, उसके पीछे क्या साइंस इन्वॉल्व है, क्या मैकेनिकल पार्ट्स इन्वॉल्व है, क्या मैकेनिकल फंक्शनैलिटीज इन्वॉल्व है, तो वो मेरे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। मेरा काम गाड़ी चलाना है, ठीक है, मुझे जस्ट इंटरफेसेस गिवन है। अगर मैंने उसकी स्पीड बढ़ानी है तो मैं उसका जो एक्सेलरेटर का जो पैडल है उसको प्रेस कर दूंगा। अगर मैंने ब्रेक लगानी है अपनी गाड़ी में तो मैं ब्रेक का पैडल जो है वो यूज़ कर लूंगा। मैंने अगर उसका गियर शिफ्ट करना है तो मैं उसका गियर लीवर यूज़ कर लूंगा। एंड सिमिलरली अगर मैंने गाड़ी को राइट या लेफ्ट टर्न करना है तो मैं अपनी जो गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है उसको राइट या लेफ्ट टर्न करूंगा। अब मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि इसके पीछे क्या साइंस, क्या फिजिक्स, क्या मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है, इसके पीछे क्या मैकेनिकल जो है वो फंक्शनैलिटीज इन्वॉल्व हैं। दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द ड्राइवर इवन। ठीक है जी, ओके। इसी तरीके से लेट सपोज यू वांट टू वर्क ऑन योर लैपटॉप, इन ऑर्डर टू टर्न इट ऑन यू हैव टू प्रेस इट्स पावर बटन। आपने अगर लैपटॉप को ऑन करना है तो उसके लिए आपके पास एक पावर बटन है, आप उसको जस्ट प्रेस करोगे तो आपका लैपटॉप जो है वो ऑन हो जाएगा। इन ऑर्डर टू क्लिक ऑन एन आइकन यू हैव टू मेक यूज ऑफ योर माउस पॉइंटर, कि आपने अगर किसी आइकन के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास माउस का पॉइंटर गिवन है, आप उस माउस के पॉइंटर को उस आइकन के ऊपर लेके जाओगे और वहां पे ले जाने के बाद आप उसको क्या कर लोगे, उस पर क्लिक कर लोगे। सिमिलरली इफ यू want to type something in your word document you make use of the keyboard, आप कीबोर्ड के थ्रू आप जो है वो क्या करेंगे, टाइपिंग करेंगे। द लैपटॉप वाज डिजाइंड, ठीक है, इट वाज डिजाइन फर्स्ट एंड देन इट वाज बिल्ड फिजिकली। पहले उसको डिजाइन किया गया था लैपटॉप को और उसके बाद उसको जो है वो फिजिकली जो है वो बनाया गया था, ठीक है। तो ऑल द फंक्शनैलिटीज ऑफ द लैपटॉप वर डिजाइन फर्स्ट एंड देन इट वाज मैन्युफैक्चर्ड। जो भी आपके लैपटॉप के अंदर उसकी फंक्शनैलिटीज हैं लैपटॉप की, ठीक है, कि उसकी स्क्रीन का साइज कितना होगा, उसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस कितनी होगी, उसके अंदर रैम कितनी होगी, उसकी हार्ड ड्राइव कितनी होगी, ठीक है, उसमें कीबोर्ड किस लेआउट का कीबोर्ड होगा, उस पर टच पैड होगा नहीं होगा, ठीक है, सारे के सारे जो उसकी फंक्शनैलिटीज होंगी वो पहले डिजाइन की जाती हैं और उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड वर्किंग ऑफ द पावर बटन ऑफ द माउस पॉइंटर एंड द कीबोर्ड आर हिडन फ्रॉम द यूजर। यानी कि मेरा अगर लैपटॉप है तो मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि यार मैं जब पावर के बटन को जब प्रेस करता हूं तो मेरा ये जो लैपटॉप है ये इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या स्टेप्स हैं, कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो मेरी जो विंडोज़ है या जिसके पास लिनक्स है तो वो किस तरीके से लोड हो जाती है, मेरा लैपटॉप ऑन स्टेट में कैसे आता है, वो मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास जस्ट मुझे एक इंटरफेस गिवन है, पावर का बटन मुझे मिला हुआ है, मैं उस पावर के बटन को जस्ट एक दफ़ा प्रेस करूंगा, मेरा कंप्यूटर जो है वो ऑन स्टेट के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से मुझे माउस का एक पॉइंटर मिला हुआ है, यानी कि मुझे एक माउस माउस डिवाइस एक मिली हुई है, मैं उसके थ्रू अपने माउस के पॉइंटर को जो है वो मूव करूंगा और जहां पे मैंने कोई क्लिक करना है या डबल क्लिक करना है या राइट क्लिक करना है मैं उस एरिया के अंदर जो है वो माउस के पॉइंटर को लेके जाऊंगा। अब इसकी वर्किंग कि ये माउस जो है वो कैसे कनेक्टेड है, ठीक है, और इसके पीछे क्या साइंस है, ये किस तरीके से काम कर रहा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, आई डू नॉट नीड टू नो ऑल दीज डिटेल्स। इसी तरीके से जो कीबोर्ड है वो मैं वहां से की प्रेस कर रहा हूं तो ये टाइपिंग कैसे हो रही है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो ऑल दीज डिटेल्स जो मैकेनिज्म्स हैं, जो इंटरनल मैकेनिज्म है, ये मुझसे यूजर से लैपटॉप के कंप्यूटर के यूजर से क्या किया गया है, हिडन है, उससे छुपाया गया है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। अ, फिर वही वाली बात कि द ब्रेक पैडल हाइड्स द मैकेनिज्म दैट स्लोज द कार, के कार कैसे स्लो होगी, उसके पीछे क्या साइंस है, वो छुपी हुई है। और जो ब्रेक पैडल हमें जस्ट गिवन है, हम ब्रेक पैडल को प्रेस करेंगे, हमारी गाड़ी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी या हमारी गाड़ी जो है वो स्टॉप स्टेट के अंदर आ जाएगी। स्टीयरिंग व्हील हाइड्स द मैकेनिज्म दैट टर्न्स द कार एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से जो स्टीयरिंग व्हील है वो हमें एक इंटरफेस गिवन है, हम उस स्टीयरिंग व्हील को यूज करेंगे और उसको राइट या लेफ्ट हम मूव करेंगे तो हमारी गाड़ी जो होगी वो राइट और लेफ्ट मूव कर जाएगी। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि ये इसमें जो टायर्स हैं वो कैसे कनेक्टेड है आपके स्टीयरिंग व्हील के साथ और कैसे आपके टायर्स जो है ना वो मूव हो रहे हैं, फ्रंट टायर्स ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड। सिमिलरली द पावर ऑन बटन हाइड्स द मैकेनिज्म टू टर्न योर लैपटॉप ऑन, आपके लैपटॉप को ऑन करने में क्या क्या
पीछे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जब भी आप इस पावर के बटन को ऑन करते हैं तो पीछे क्या क्या होता है, ठीक है। किस तरीके से आपकी जो है ना वो बैटरी से जो है ना वो पावर मिलना शुरू हो जाती है आपके लैपटॉप को, आपके रैम में से किस तरीके से जो है वो आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या वट एवर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरीके से जो है वो लोड होता है, ठीक है, आपकी रैम के अंदर आता है फ्रॉम योर हार्ड ड्राइव, ठीक है। दैट मैकेनिज्म इज हिडन फ्रॉम मी, दैट मैकेनिज्म इज हिडन फ्रॉम यू, दैट मैकेनिज्म इज हिडन फ्रॉम द end user. Simple interfaces like the accelerator pedal, the brake pedal, the steering wheel, ठीक है, the transmission shift etc, यानी कि जो gear lever है आपका etc, allow the driver to interact the car's complex internal mechanism। यार आपको एक ना बस कुछ interfaces given है, ठीक है। आपको जो है जैसे एक्सेलरेटर पैडल है तो वो एक इंटरफेस की तरह है, आपने उसको यूज़ करना है और आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी। ब्रेक पैडल आपको मिला हुआ है, लीवर है, ठीक है, ब्रेक पैडल है, उसको आपने प्रेस करना है तो आपका ब्रेक जो है वो लग जाएगा और आपकी गाड़ी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। स्टीयरिंग व्हील है, वो भी एक इंटरफेस है, आपको गिवन है, आप उसको यूज़ कर लें, राइट राइट टर्न कर लें, लेफ्ट टर्न कर लें, आपकी गाड़ी जो है वो राइट और लेफ्ट जो है वो टर्न होगी। इसी तरीके से आपका जो गियर है वो आपकी ट्रांसमिशन जो है वो चेंज करता है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड या थर्ड टू सेकंड, सेकंड टू वन। जो गियर लीवर है वो एक मैकेनिज्म गिवन है आपको कि आप छोटे से बड़े या बड़े से छोटे गियर में किस तरीके से आओगे। लेकिन एक्सेलरेशन का प्रोसेस क्या है, दैट इज हिडन। ब्रेक का प्रोसेस क्या है, पीछे क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, दैट इज हिडन। स्टीयरिंग का क्या मैकेनिज्म है, दैट इज हिडन। ट्रांसमिशन शिफ्ट कैसे होगी, दैट इज हिडन फ्रॉम मी, ठीक है। And all these interfaces they allow the driver to interact with the car's complex internal mechanism। गाड़ी के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्स इंटरनल मैकेनिज्म्स हैं उनको यूज करने के लिए आपको जस्ट इंटरफेसेस गिवन है और ड्राइवर जस्ट उन्हीं इंटरफेसेस को यूज करते हुए जो पीछे गाड़ी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स जो मैकेनिज्म्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स जो टास्क हैं उनको परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि ये कॉम्प्लेक्स टास्क जो है वो किस तरीके से परफॉर्म किए जा रहे हैं या इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से स्टेप्स जो है वो किस किस ऑर्डर के अंदर जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द ड्राइवर और ड्राइवर को ये बताया भी नहीं जाता है। ओके जी, पॉइंट्स टू बी नोटेड। नंबर वन, यू कैन नॉट ड्राइव द इंजीनियरिंग डिजाइन ऑफ अ कार। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मैंने पहले डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर कि गाड़ी बनाने से पहले ना आपको गाड़ी का इंजीनियरिंग डिजाइन जो है ना वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग डिजाइन होगा तो गाड़ी आपकी डेवलप होगी, इंजीनियरिंग डिजाइन नहीं होगा तो गाड़ी आपकी डेवलप करना फजूल है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कार ड्राइव करते हो, आप उस गाड़ी का जो इंजीनियरिंग डिजाइन है वो ड्राइव नहीं करते, ठीक है। इंजीनियरिंग डिजाइन जो है ना वो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल फॉर्म के अंदर हो, वो सॉफ्टवेयर की शक्ल के अंदर भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी ने आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिसके अंदर आप लोग जो है वो कार का डिजाइन जो है वो बना सकते हो। तो हो सकता है कि गाड़ी का जो इंजीनियरिंग डिजाइन है वो किसी सॉफ्टवेयर की शक्ल के अंदर सॉफ्ट फॉर्म के अंदर आपकी जो है वो कंप्यूटर के अंदर पड़ा हो, तो यू कैन नॉट ड्राइव दैट पर्टिकुलर इंजीनियरिंग डिजाइन ऑफ अ कार। इनफैक्ट यू ड्राइव द कार, जो फिजिकल कार है आप उसको ड्राइव करते हो, ठीक है। बिफोर यू कैन ड्राइव अ कार, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बिफोर यू कैन ड्राइव अ कार इट मस्ट बी बिल्ट अकॉर्डिंग टू द इंजीनियरिंग डिजाइन। कि गाड़ी का जो है, इसमें कहने का मकसद ये है कि गाड़ी जो है ना वो फिजिकली मैन्युफैक्चर हुई भी हो, गाड़ी जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हो, गाड़ी जो है वो फिजिकली बिल्ट हो चुकी हो, बेस्ड ऑन द इंजीनियरिंग डिजाइन, जो भी उसका इंजीनियरिंग डिजाइन है उसके ऊपर वो बेस कर रही हो। और उन्हीं इंजीनियरिंग डिजाइन में बेसिकली क्या होता है, इंजीनियरिंग डिजाइन में यही होता है कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे। इसके अंदर जो है ना एक्सेलरेटर जो है वो का पैडल जो गिवन है वो राइट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे होगा, वट, ठीक है। इसमें कितना सीसी का इंजन होगा, इस गाड़ी का जो इंजन है उसका हॉर्स पावर कितना होगा, इसमें फ्यूल टैंक कितना होगा, उसके अंदर कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है, वगैरह वगैरह। और इसके जो इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, तो ये सारा कुछ आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम, आपके मैकेनिकल सिस्टम्स, ठीक है, वो सारे के सारी उनकी जो वर्किंग है, उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो बेसिकली आपके इंजीनियरिंग डिज़ाइन के अंदर जो है वो पहले से आपने उसको लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी को बिल्ड करना पड़ेगा और बिल्ड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द इंजीनियरिंग डिज़ाइन। जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन आपने डिज़ाइन बनाया हुआ है उसकी बेस के ऊपर आपको गाड़ी जो है वो बिल्ड करनी पड़ेगी। देन यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द कार विल नॉट एक्सेलरेट ऑन इट्स ओन। गाड़ी जो है ना वो खुद ब खुद एक्सेलरेट नहीं करेगी।
अ ड्राइवर मस्ट प्रेस द एक्सेलरेटर पेडल टू डू सो, कि गाड़ी जो है ना वो खुद ब खुद एक्सेलरेट नहीं करेगी। वो और बात है कि गाड़ी जो है ना वो किसी ढलवान में है, ठीक है, किसी ऊपर हाइट वाली जगह से नीचे की तरफ आ रही है, तो फिर वहां पे जो है ना एक्सेलरेटर की जरूरत नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि गाड़ी जो है वो आपकी एक प्लेन सरफेस के ऊपर अगर खड़ी है तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए यू विल हैव टू प्रेस द एक्सेलरेटर पेडल, और उसके बगैर जो है वो आपकी गाड़ी एक्सेलरेट नहीं करेगी, ठीक है। ओके, इन सिंपलर वर्ड्स, देयर हैज टू बी अ कार टू यूज इट्स फंक्शनैलिटीज, कि गाड़ी का होना मस्ट है इन ऑर्डर टू यूज इट्स फंक्शनैलिटीज। गाड़ी ही नहीं है तो उसकी फंक्शनैलिटीज भी आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देर इन सिंपलर वर्ड्स, देयर हैज टू बी अ कार, यानी कि गाड़ी का होना जरूरी है। गाड़ी होगी तो आप उसकी फंक्शनैलिटीज को, उसके ब्रेकिंग सिस्टम को, उसके उसके ब्रेक पैडल को, उसके एक्सेलरेटर पैडल को, उसके गियर लीवर को वगैरह वगैरह, और उसके बाकी जितने भी इलेक्ट्रिकल उसमें जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं आप उनको यूज कर पाओगे। बट देयर हैज टू बी अ कार टू यूज ऑल द फंक्शनैलिटीज विच आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कार। गाड़ी को यूज करने के लिए आपको जो है वो गाड़ी की फंक्शनैलिटीज को यूज करने के लिए आपको जो है वो गाड़ी का होना जो है वो मस्ट है, लाजमी है। गाड़ी ही नहीं है तो आप उसकी फंक्शनैलिटी यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली, देयर हैज टू बी अ लैपटॉप टू यूज इट्स फंक्शनैलिटीज, कि आपके पास जो है ना फिजिकली लैपटॉप का होना जरूरी है ताकि आप उसकी फंक्शनैलिटीज को यूज कर सको, ठीक है। जो भी उसकी फंक्शनैलिटीज हैं, जिस वजह से आपने लैपटॉप परचेज किया है, ठीक है, तो वो जो वजूहात हैं वो सारी की सारी आपकी जो लैपटॉप की जो फंक्शनैलिटीज हैं उनको वो टैकल कर लेगी, ठीक है। तो देयर हैज टू बी अ फिजिकल लैपटॉप टू यूज द फंक्शन ऑल द फंक्शनैलिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर लैपटॉप। ओके जी, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि आपकी जो है ना बिल्कुल डेली लाइफ एग्जांपल्स में से ये एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसमें पहली चीज़ के फंक्शन हाइड्स फ्रॉम द यूजर द कॉम्प्लेक्स टास्क इट परफॉर्म्स, ठीक है। मैं ये सारे पॉइंट्स आपके सामने जो है वो रख देता हूँ, फिर इसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। देखें, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर ना आप लोगों ने जब हम पढ़ रहे थे आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर था, जब उसमें हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग या इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने एक चीज़ देखी थी, फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन जो है हम उसको कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं, वो उन पैरामीटर्स को लेता है, उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, ठीक है, और आपको जो है ना वो वैल्यू रिटर्न कर देता था। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो ये फंक्शन जो लफ्ज़ लिखा है, ये फंक्शन वही वाला फंक्शन है, ठीक है, जो कि आपने प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ किया था, जिसको हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते थे, ठीक है। द फंक्शन हाइड्स फ्रॉम द यूज़र द कॉम्प्लेक्स टास्क इट परफॉर्म्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो है बिल्कुल उसी तरीके से हिडन है जैसे कि आपके कार के डिफरेंट मैकेनिज्म्स आपसे हिडन है, ठीक है। फंक्शन, बिल्कुल फंक्शन को आप इस तरह से कंसिडर कर लें कि लेट सपोज आपकी गाड़ी जो है ना वो ख़राब हो गई है, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, चल नहीं रही फॉर एग्जांपल। तो आप जो है ना किसी मैकेनिक मैकेनिक की सर्विसेज को जो है वो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। किसी मैकेनिक को आप लोग किसी मैकेनिक को बुलवाएंगे, और मैकेनिक जो होगा उसकी सर्विसेज को आप यूज़ करोगे, और मैकेनिक जो है वो देखेगा और आपकी गाड़ी ठीक कर देगा, लेकिन आपको ये थोड़ी बताएगा कि गाड़ी मैंने कैसे ठीक की है, ठीक है, यानी कि सारी डिटेल थोड़ी बताएगा आपको। उसी तरीके से जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा होता है, जब भी एक सॉफ्टवेयर बना के दिया जाता है एंड यूज़र को, तो एंड यूज़र को नहीं पता होता कि इसके पीछे जो है ना कोई फंक्शन चल रहा है और फंक्शन के अंदर क्या स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ठीक है, वो उससे हिडन होती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि एक मैकेनिक जो है वो आपको कभी भी नहीं बताएगा कि उसने अपनी आपकी गाड़ी को किस तरीके से ठीक किया है, उसने क्या स्टेप्स परफॉर्म किए हैं, ठीक है। बस जस्ट वो आखिर में आपको एक बिल दे देगा, वो कहेगा यार मैंने इसमें ना ये इक्विपमेंट्स या ये जो कंपोनेंट्स है वो मैंने चेंज कर दिए हैं या मैंने नए डाले हैं, ठीक है, तो मेरा इतना बिल बनता है मेरी सर्विसेज का, जस्ट वो आपको बता देगा। उसी तरीके से आपको जब भी किसी फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो आप उस फंक्शन को ना जस्ट कॉल करते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप एक मैकेनिक को कॉल करते हैं टू यूज़ द सर्विसेज ऑफ अ मैकेनिक, उस तरीके से आप एक फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स चल जाएंगी। अगर उसने कोई वैल्यू रिटर्न करनी होगी तो वो आपको वैल्यू रिटर्न
कर देगा, और अगर उसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी तो वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। उसके अंदर इंटरनल मैकेनिज्म, उसके अंदर क्या स्टेटमेंट्स लिखी हैं, क्या कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही हैं, वो उससे एंड यूजर का कोई लेना देना नहीं है। एंड यूजर को जस्ट बता दिया जाएगा कि यार आप ये बटन क्लिक करोगे तो इसके बटन को क्लिक करने से आपका फलां टास्क परफॉर्म हो जाएगा। बेसिकली उस बटन को क्लिक करने से पीछे एक फंक्शन चल रहा होगा जो कि यूजर को नहीं पता होगा। ठीक है, अब वो टास्क जो है आपका यूजर का, एनी टास्क ABC XYZ जो भी टास्क है, वो कैसे परफॉर्म हो रहा है उसके लिए जो है ना वो यूजर का वो हेडेक नहीं है, एंड यूजर का वो हेडेक नहीं है। इसी तरीके से जस्ट आप कंसिडर कर लें एक्सेलरेटर पेडल जो है ना, उसको आप कंसिडर कर लें एज अ फंक्शन। ठीक है, एज अ फंक्शन इन C++। ठीक है, कि उसी तरीके से जो एक्सेलरेटर पेडल है वो भी जो है इट हाइड्स द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग द कार गो फास्टर, कि वो आपसे छुपा देता है, हाइड कर देता है, आपसे हिडन रखता है वो इंफॉर्मेशन कि कैसे मैं एक्सेलरेटर पेडल को प्रेस करूंगा तो मेरा जो कार की मेरी जो स्पीड है वो तेज होगी। तो C++ मेक्स अ प्रोग्राम यूनिट कॉल्ड क्लास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कि C++, ठीक है, इट मेक्स अ प्रोग्राम यूनिट कॉल्ड क्लास। क्लास आपके पास जो है ना वो एक प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्रोग्राम यूनिट है। ठीक है, जैसे फंक्शन आपके पास एक यूनिट होता है ना, फंक्शन का अपना सिग्नेचर होगा, यानी कि उसकी रिटर्न टाइप होगी, उसका नाम होगा कि फंक्शन का नाम ये है। उसके अंदर जो है उसकी आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट होगी, और आर्ग्यूमेंट्स की टाइप आपने बताई होगी कि यार इसको मैंने ना दो इंटीजर्स पास करने हैं, या मैंने इसको दो कैरेक्टर्स और एक इंटीजर पास करना है, वट एवर। फिर उसके बाद फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है, ओपनिंग करली ब्रेसेस, क्लोजिंग करली ब्रेसेस। उसी तरीके से जैसे आपके पास एक फंक्शन जो है वो एक यूनिट है आपके प्रोग्राम के अंदर, उसी तरीके से जो क्लास है वो भी एक यूनिट है आपके C++ प्रोग्रामिंग के अंदर। क्लास की भी अपनी बॉडी होती है, ओपनिंग करली ब्रेसेस, क्लोजिंग करली ब्रेसेस, इसको हम डिटेल के अंदर देखेंगे आगे भी चल के। तो आपका जो C++ के अंदर प्रोग्राम, आपके C++ का प्रोग्राम का जो यूनिट है, जो क्लास है, उसके अंदर होता क्या है, दैट हाउसेज वेरियस फंक्शंस। उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आपने लिखे होंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्लास के अंदर। ठीक है, सेम एज कार इंजीनियरिंग डिजाइन हाउसेज द मैकेनिज्म ऑफ एक्सेलरेटर पेडल। बिल्कुल हमने इस एग्जांपल को इसके साथ रिलेट कर दिया है कि जैसे आपका कार इंजीनियरिंग डिजाइन जो है उसके अंदर ये लिखा होगा, डिस्क्राइब किया गया होगा कि यार जब एक्सेलरेटर पेडल को जब हम उसको प्रेस करेंगे तो गाड़ी कैसे स्पीड अप होगी। ठीक है, उसी तरीके से आपकी जो क्लास है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस लिखे होंगे, और वो फंक्शंस जो है वो यूजर्स के लिए, एंड यूजर्स के लिए, जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे होगे, उसके लिए कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म कर रहा होगा, और ये कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे फंक्शंस होंगे आपके क्लास के अंदर। तो क्लास को हम कंसिडर फिर कर सकते हैं ना एज अ इंजीनियरिंग डिजाइन। क्लास को हम कंसिडर कर सकते हैं एज एन इंजीनियरिंग डिजाइन। ठीक है, और जैसे कार के अंदर आपका जो एक्सेलरेटर पैडल के अंदर जो उसके पीछे जो हिडन इंफॉर्मेशन है, जो हिडन उसका जो मैकेनिज्म है, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं क्या, कि क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं ना, क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं ना, वो बिल्कुल उसी तरीके से ही है जैसे कि एक्सेलरेटर पैडल के पीछे जो हिडन इंफॉर्मेशन है कि एक्सेलरेटर पैडल किस तरीके से काम करेगा, तो उसी तरीके से क्लास के अंदर जो फंक्शंस होंगे वो एक्सेलरेटर पैडल के मैकेनिज्म को जो है वो हम इसमें क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, बिल्कुल वो एक्सेलरेटर पैडल की तरह ही होगा जो क्लास के अंदर मौजूद फंक्शंस होंगे। ठीक है, और क्लास इटसेल्फ जो है वो आपकी जो गाड़ी है, जो कार है, उसके इंजीनियरिंग डिजाइन की तरह होगा। ठीक है, जो क्लास आपकी होगी वो इंजीनियरिंग डिजाइन की तरह होगी, कि उसमें इंजीनियरिंग डिजाइन होगा, उसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस होंगे। ठीक है, और वो फंक्शंस किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उसका जो कोड होगा वो एंड यूजर से हिडन होगा। जस्ट यूजर को बताया गया होगा कि यार ये फंक्शंस हैं, आप इनको कॉल कर ले, आपका फलाना काम हो जाएगा। अब कैसे होगा, दैट इज हिडन, दैट इज नॉट शोन टू द एंड यूजर। और प्रोग्रामर को तो ऑब्वियसली पता होगा, क्योंकि प्रोग्रामर ने ये कोड लिखा होगा, ये फंक्शंस जो है वो डिक्लेयर किए होंगे, डिफाइन किए होंगे, किए हुए होंगे, लेकिन एंड यूजर को नहीं बताया जाता। ओके जी, in C++, a class can have various functions that are designed to perform a class tasks। ठीक है, C++ के अंदर क्लास के अंदर जो है ना वो बहुत सारे फंक्शंस जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे फंक्शंस की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होंगी, और ऑल दीज फंक्शनैलिटीज आर कंबाइंडली कॉल्ड एज क्लास
टास्क्स, यानी कि क्लास आपकी जो है ना जो जो टास्क परफॉर्म कर सकती है, ठीक है, वो बेसिकली उसके अंदर मौजूद जो फंक्शंस होंगे, जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होंगे, ठीक है, उनके थ्रू वो करेगी। उसके बाद फॉर एग्जांपल अ क्लास रिप्रेजेंटिंग अ बैंक अकाउंट माइट कंटेन द फंक्शंस। फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि क्लास आपने बनाई है जो कि एक किसी खास बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगी, तो उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए। उस क्लास के अंदर, यानी कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर आपने क्लास डिफाइन की हुई है। उस क्लास के अंदर जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस किया कि बहुत सारे फंक्शनैलिटीज होंगी, बहुत सारे फंक्शंस होंगे, और अगर एक क्लास किसी बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसके अंदर जो फंक्शंस होंगे वो आपने बनाए हुए होंगे। जो फंक्शंस वो क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रही होंगी। नंबर वन, डिपॉजिट मनी, ठीक है, डिपॉजिट मनी। क्या आप उसको, यानी कि उसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाया होगा उस क्लास के अंदर जिसका नाम होगा डिपॉजिट मनी, जो कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो आपका जो बैलेंस है उसकी वैल्यू को क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। जब भी आप पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट के अंदर जो आपके बैलेंस की जो अमाउंट है वो क्या हो रही होती है, वो इंक्रीज हो रही होती है। तो डिपॉजिट मनी का जो मेथड है, डिपॉजिट मनी का जो फंक्शन होगा, ये आपके बैंक अकाउंट के जो बैलेंस है उसको वो इंक्रीज करेगा। फिर इसी तरीके से विड्रॉ मनी, विड्रॉ मनी का जो मेथड होगा ये आपके बैंक अकाउंट के बैलेंस को डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। और इसी तरीके से करंट बैलेंस के, यार अगर आपने करंट बैलेंस अगर आपने मालूम करना हो तो उसके लिए हमने एक जो है वो इस बैंक अकाउंट की क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया होगा जिसका नाम करंट बैलेंस होगा, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी एटीएम के ऊपर जाते हो तो एटीएम मशीन के ऊपर आपने अगर बैलेंस देखना होता है तो आप जस्ट उसके लिए क्या प्रेस करते हो, बटन प्रेस करते हो ना, जिसके आगे लिखा होता है कि डिस्प्ले बैलेंस या प्रिंट बैलेंस वट एवर। तो उस बटन के पीछे ना एक मेथड है, एक उसके पीछे एक फंक्शन चल रहा होता है, ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, और वो आपको जो है वो करंट बैलेंस, हो सकता है उसका नाम करंट बैलेंस ही हो उस फंक्शन का। तो वो करंट बैलेंस का फंक्शन चलेगा और आपके बैंक अकाउंट में से आपकी जो बैलेंस की इंफॉर्मेशन है वो आपको जो है आपके साथ शेयर करेगा, रिटर्न करके आपको दे देगा, ठीक है। कार एग्जांपल पे दोबारा आते हैं। रियल वर्ल्ड सिनारियो कैसा है और सी प्लस प्लस का सिनारियो कैसा है, इसको जरा आपस में रिलेट करते हैं, इसको जरा आपस में देख लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं। रियल वर्ल्ड के अंदर पहली चीज कि इंजीनियरिंग डिजाइन कैन नॉट बी ड्रिवन, ठीक है। इंजीनियरिंग डिजाइन जो है वो आप उसको ड्राइव नहीं कर सकते। ये बात हमने अभी चंद एक स्लाइड्स पहले भी की थी कि आपके पास जो है ना गाड़ी का होना जरूरी है, फिजिकली कार का होना जरूरी है। इंजीनियरिंग डिजाइन को आप जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते, उसको आप चला नहीं सकते गाड़ी की तरह, ठीक है। आकार, आकार इज बिल्ड फ्रॉम दैट ड्राइंग। गाड़ी जो होती है ना वो इस इंजीनियरिंग डिजाइन से क्या की जाती है, बिल्ड की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, ठीक है। और जब कार होगी तो आप उस कार को ड्राइव कर सकोगे। इसी तरीके से सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर एन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है। क्लास की तो हमने अभी थोड़ी देर बात की ना कि क्लास क्या चीज है। क्लास के अंदर जो है ना, ये क्लास आपके पास जो है ये प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम का एक यूनिट है। इसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो फंक्शंस पड़े हुए होंगे, ठीक है, और फंक्शंस हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो क्लास जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से ही है जैसे कि एक इंजीनियरिंग डिजाइन है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इसी तरीके से ही है कि जैसे कि इंजीनियरिंग डिजाइन के अंदर जब तक आप कार को बिल्ड नहीं करोगे फिजिकली तो उसी तरीके से आप जो है वो कार को क्या नहीं कर सकते, उस कार की फंक्शनैलिटीज को आप यूज नहीं कर सकते। उसी तरीके से जो जो क्लास है आपकी, सिर्फ क्लास बनाना काफी नहीं है, आपको उस क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स है, जो बिल्कुल शुरू की स्लाइड्स के अंदर हमने देखे थे, जो 5 कॉन्सेप्ट्स थे, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, उसमें से आपके ये शुरू के जो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने आपको बताया था कि दीज 2 कॉन्सेप्ट्स विल बी डिस्कस्ड इन दीज पर्टिकुलर स्लाइड्स, ठीक है, इस पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर। और नेक्स्ट जो आने वाली स्लाइड्स हैं उसके अंदर भी हम इसी ऑब्जेक्ट और क्लासेस को डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लें बिल्कुल रियल लाइफ के अंदर जो कार होती है उसकी तरह कंसिडर कर लें इसको। और जो क्लास है आपकी, ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर जो क्लास है आपकी, वो रियल वर्ल्ड के अंदर जो इस कार का जो इंजीनियरिंग डिजाइन है ना, वो बेसिकली आपका इंजीनियरिंग डिजाइन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास मस्ट बी क्रिएटेड टू गेट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म द टास्क दैट द क्लास डिस्क्राइब्स। अब देखें आपकी क्लास के अंदर जो फंक्शंस हैं जो कि बने हुए हैं, तो क्लास जो है ना वो जस्ट एक डिस्क्रिप्शन है
जैसे कि आपकी जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, ठीक है, या इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है, वो भी एक डिस्क्रिप्शन है कि यार गाड़ी में ये फंक्शंस होंगे। उसी तरीके से जो क्लास है वो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग डिज़ाइन की तरह वो भी एक तरह की एक डिस्क्रिप्शन है, बताती है कि यार मेरे अंदर ये फंक्शंस मौजूद हैं जो कि फलां 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 काम करेंगे। तो उन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए आपको ना क्लास का क्या बनाना पड़ेगा? आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सिमिलरली बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन को आप ड्राइव नहीं कर सकते, आपको उस इंजीनियरिंग डिज़ाइन से कार बनानी पड़ेगी, जो कि आप फिर फर्दर आगे चल के उसको क्या कर सकते हो? ड्राइव कर सकते हो, ठीक है? उसी तरीके से क्लास का सिर्फ होना ज़रूरी नहीं है। क्लास तो जस्ट एक तरह की एक डिस्क्रिप्शन है, उसका ऑब्जेक्ट मस्ट है। ऑब्जेक्ट होगा तो वो क्लास के अंदर मौजूद जो फंक्शंस होंगे उनको यूज़ कर पाएगा, और क्लास के जितने भी टास्क्स हैं, क्लास के अंदर जितनी भी उसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, उस क्लास की फंक्शनैलिटीज़ को वो यूज़ कर पाएगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे है कि रियल लाइफ की अगर हम अंदर देख लें तो प्रेसिंग एन एक्सेलरेटर पैडल सेंड्स अ मैसेज टू अ कार टू परफॉर्म अ टास्क। और वो टास्क क्या है जी? वो टास्क है गो फास्टर, ठीक है ना? आप जब एक्सेलरेटर वाले पैडल को जब प्रेस करोगे ना, तो कार को ना एक मैसेज जाएगा, यानी कि कार जो ऑब्जेक्ट है उसको एक मैसेज जाएगा कि यार एक एक टास्क परफॉर्म करना है, और वो टास्क क्या है? वो टास्क है टू स्पीड अप, टू गो फास्टर। Similarly, a message can be sent to the object by calling a member function, ठीक है? अब मेंबर फंक्शन क्या चीज़ है? मेंबर फंक्शन यार कुछ भी नहीं है। जो क्लास के अंदर जो फंक्शंस डिफाइंड होते हैं ना, उनको हम मेंबर फंक्शन कहते हैं। जो क्लास के अंदर जो फंक्शंस डिफाइंड हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मेंबर फंक्शन कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है, आपकी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, उसको भी आप मैसेजेस भेज सकते हो, और बाय कॉलिंग अ मेंबर फंक्शन, ठीक है? इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि ये इस व्हाट डू वी मीन बाय दैट, और इसमें हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आप किस तरीके से अपने जो क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको कैसे कॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? इसी हमने क्या किया, कार की एनोलॉजी जो है उसको हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है ना? अब आपके पास ये क्लास, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर फंक्शंस, ठीक है? हमने इसको डिस्कस किया कि क्लास क्या चीज़ होती है, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ होती है, और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं? मेंबर फंक्शंस जो है क्लास के अंदर मौजूद जो फंक्शंस होते हैं ना, उनको हम मेंबर फंक्शंस कहते हैं। इन एडिशन टू कैपेबिलिटीज ऑफ कार, इट हैज़ मैनी एट्रीब्यूट्स एज वेल। यानी कि देखें, कार के अंदर जो है ना दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन, हमने एक तो बात की ना कि कार के अंदर फंक्शनैलिटीज़ हैं, उसकी उसके अंदर एक्सेलरेटर का पैडल है कि भाई उसको आप प्रेस करोगे तो उसकी स्पीड तेज़ होगी। ब्रेक का पैडल है, उसको आप प्रेस करोगे तो कार की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। उसके अंदर जो है, लेट सपोज वाइपर को ऑन करने के लिए आपके पास जो है ना वो एक लीवर है, आप उसको जो है वो ऊपर कर लो या नीचे कर लो तो आपका वाइपर जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, उनको यूज़ करने के लिए, मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल आपके इक्विपमेंट्स हैं उनको यूज़ करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ किस्म के इंटरफेसेस मौजूद हैं। ना सिर्फ आपकी कार के अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, फंक्शनैलिटीज़ हैं कार की, बल्कि आपके कार के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एट्रीब्यूट्स भी हैं। यानी कि आपकी कार के अंदर आपकी कार की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी कार का एक कलर होगा, ठीक है? आपकी कार का नंबर ऑफ डोर्स, ठीक है? अमाउंट ऑफ गैस इन द टैंक, कि उसकी जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर कितनी इस टाइम पे जो है ना वो पेट्रोल कितने लीटर्स इस टाइम पे मौजूद है। टोटल माइल्स ड्रिवन, कि वो गाड़ी जो है ना आपकी कितने मील जो है वो चल चुकी है, ठीक है? गाड़ी की हाइट कितनी है, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है, उसके अंदर जो है वो इंजन कितनी सीसी का लगा हुआ है, इंजन की हॉर्स पावर कितनी है, वगैरह वगैरह। दीज आर ऑल कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स, ठीक है? एट्रीब्यूट्स ऑफ योर कार, आपकी कार की ये प्रॉपर्टीज हैं, आपकी कार की ये एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। तो इसी तरीके से एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ कार, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कार इंजीनियरिंग डिजाइन। की कार इंजीनियरिंग डिजाइन के अंदर दो चीजें होती हैं। नंबर वन, की कार की क्या फंक्शनैलिटीज होंगी, कार क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगी, और कार के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, कार के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है? और प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे उसकी एग्जांपल देख ली है कि कलर, नंबर ऑफ डोर्स, अमाउंट ऑफ गैस इन द टैंक, टोटल माइल्स ड्रिवन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? ओके जी। एंड दीज एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द कार। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये किसी ना किसी गाड़ी के साथ एसोसिएटेड होंगे, ठीक है? एवरी कार मेंटेन्स इट्स ओन एट्रीब्यूट्स। यानी कि कहने का मकसद ये है कि दो गाड़ियां हैं, तो दोनों गाड़ियों के जो एट्रीब्यूट्स होंगे ना वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। फॉर एग्जाम्पल,
एक गाड़ी ब्लैक कलर की है तो दूसरी गाड़ी जो है हो सकता है रेड कलर की है। एक गाड़ी के अंदर जो है ना जो इंजन लगा हुआ है वो 1300 का है, दूसरी गाड़ी के अंदर उसका एट्रीब्यूट है इंजन सीसी या इंजन कैपेसिटी, तो वो लेट्स सपोज 1500 है। एक गाड़ी की प्रॉपर्टी है, एक गाड़ी का एट्रीब्यूट है जी कि उसमें मैनुअल शिफ्ट जो है मैनुअल गियर लगा हुआ है, और दूसरी जो गाड़ी है उसका एट्रीब्यूट है कि उसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिक गियर लगा हुआ है, एंड सो ऑन। ठीक है, एवरी कार मेंटेन्स इन इट्स ओन एट्रीब्यूट, हर कार की अपने एट्रीब्यूट्स होंगे जिनको वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, ईच कार नोस हाउ मच गैस in its own tank, but it do not know how much is in the tanks of the other cars। सिंपल एग्जांपल है यार कि गाड़ी जो है ना उसको खुद का पता होगा कि मेरी इस टाइम पे फ्यूल टैंक के अंदर कितना लीटर पेट्रोल मौजूद है, उसको किसी दूसरी गाड़ी के बारे में नहीं पता होगा कि उसके फ्यूल टैंक के अंदर कितनी इस टाइम पे लीटर जो है ना पेट्रोल मौजूद है। एग्जाम्पल 2, अ बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये अब हम एग्जांपल ले रहे हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कि अ बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट हैज एन एट्रीब्यूट बैलेंस का एट्रीब्यूट, ठीक है, बैलेंस का एट्रीब्यूट, और उसके अंदर वैल्यू पड़ी होगी कुछ ना कुछ, 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख है, वगैरह वगैरह। ईच ईच बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट नोज द बैलेंस इन इट्स अकाउंट एंड नॉट द अदर अकाउंट्स, यानी कि एक जो बैंक अकाउंट की क्लास है, आपने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो लेट सपोज मेरा जो अकाउंट है बैंक अकाउंट वो एक ऑब्जेक्ट, उसको आप कंसिडर कर ले, तो मैं अपने इस बैंक अकाउंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपने अकाउंट का बैलेंस तो मालूम कर सकता हूं, लेकिन किसी और बंदे का जो बैंक अकाउंट है, जो कि कंसिडर आप कर सकते हैं उसको एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक अकाउंट क्लास, ठीक है, मैं उसका बैलेंस जो है ना वो मालूम नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो ये जो बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली मेरे अकाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मेरे अकाउंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं अपने ही अकाउंट का बैलेंस देख सकता हूं, मैं किसी दूसरे बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स जो कि बैलेंस का एट्रीब्यूट है वो मैं नहीं देख सकता। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, कि लुक अराउंड राइट नाउ एंड यू विल फाइंड मेनी एग्जांपल्स ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। अपने इर्द गिर्द देखें, आपको रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो नजर आ जाएंगी। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल योर डॉग, योर डेस्क, योर टेलीविजन सेट, योर बाइसिकल, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स शेयर टू कैरेक्टरिस्टिक्स, जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1, द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो चीजें होती हैं हर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर, उसका स्टेट होगा और उसका बिहेवियर होगा। ठीक है, इसको अभी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। देखें, कोई सा भी एक डॉग है, डॉग एक्स हैज अ स्टेट, यानी कि उसका नाम क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी ब्रीड क्या है, वो हंगरी है नहीं है, और उसका कुछ बिहेवियर होगा लाइक बार्किंग, कि वो बार्क कर सकता है, लेकिन लाइक फंक्शनैलिटी आप कह सकते हैं। ठीक है, फेचिंग अ बॉल, ठीक है, वैगिंग इट्स टेल, तो वो इसके क्या कहलाते हैं, ये बिहेवियर कहलाते हैं। और डॉग के कुछ जो स्टेट्स हैं, वो स्टेट क्या है, वो स्टेट उसका नाम हो सकता है, कलर हो सकता है, ब्रीड हो सकता है, उसकी हंगरनेस हो सकती है कि इज इट हंग्री और नॉट। ठीक है, योर बाइसिकल ऑल्सो हैव सम स्टेट, इट ऑल्सो हैव सम स्टेट्स, कि करंट गियर क्या है उसका, करंट पेडल केडेंस क्या है, करंट उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, यानी कि जो स्टेट है ना, स्टेट बेसिकली वो कहलाती है प्रॉपर्टी, ठीक है, या वो कहलाती है एट्रीब्यूट। जैसे हमने यहाँ पे, अगर मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर दिखा सकूं, ठीक है, यहाँ पे हमने जहाँ पे एट्रीब्यूट की बात की थी ना, ठीक है, कि मिसाल के तौर पे बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, जैसे कार है, कार का एट्रीब्यूट के उसके टैंक के अंदर कितना लीटर पेट्रोल जो है वो इस टाइम पे मौजूद है। तो दीज आर बेसिकली द स्टेट इज बेसिकली कॉल्ड एज एन एट्रीब्यूट। ठीक है, स्टेट को हम एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। और जो बिहेवियर है ना, बिहेवियर को हम लोग क्लास के अंदर जो पड़े हुए जो फंक्शंस होते हैं, या क्लास के अंदर जो पड़ी हुई जो उसकी जो फंक्शनैलिटीज होती हैं, उसको हम बिहेवियर कहते हैं। लाइक बाइसाइकिल की बिहेवियर क्या क्या हो सकती है, चेंजिंग गियर, चेंजिंग पैडल केडेंस एंड अप्लाइंग ब्रेक्स। ठीक है, ये उसकी बिहेवियर है उसके बाइसाइकिल की। ओके जी, अब आप जो है ना, आपके आमने सामने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, आप उनके बारे में ना दो सवाल कर सकते हैं। ठीक है, कि
व्हाट पॉसिबल स्टेट्स कैन दिस ऑब्जेक्ट बी इन, के एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो कितने स्टेट्स उसकी, यानी कि किसी एक टाइम पे उसकी क्या स्टेट हो सकती है। एंड नंबर टू, कि व्हाट पॉसिबल बिहेवियर कैन दिस ऑब्जेक्ट परफॉर्म, कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्या क्या बिहेवियर परफॉर्म कर सकता है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट की अपनी स्टेट होगी। स्टेट जो है वो कहलाती है उसका एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है मेरा मेरा लैपटॉप है, तो इसकी स्टेट क्या क्या हो सकती है, यानी कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं। भाई इसका कलर हो सकता है, इसका वेट हो सकता है, ठीक है, इसका कितना वेट है, इसका कितना कलर, इसका क्या कलर है, इसका पावर बटन राइट पे है लेफ्ट पे है, ठीक है, इसकी कीबोर्ड पे कितनी कीज हैं, ठीक है, इसका जो है ना माउस पैड के ऊपर कितने इसके बटन्स हैं। दीज आर ऑल स्टेट्स, दीज आर ऑल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और बाकी इसका जो है वो इसके अंदर जो है, चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर बिहेवियर भी होगा। इसमें पावर का बटन लगा है, मैं उसको प्रेस करता हूं तो इसका ऑन का बिहेवियर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और मेरे कंप्यूटर को ये स्टार्ट कर देगा। कीबोर्ड जो है उसको मैं प्रेस करूंगा तो एक और बिहेवियर शुरू हो जाएगा, टाइपिंग का बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा। माउस को मैं क्लिक करूंगा तो माउस क्लिकिंग का बिहेवियर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स वेरी इन कॉम्प्लेक्सिटी। हर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एक दूसरे से डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके डेस्कटॉप के ऊपर एक लैंप पड़ा है, इट मे हैव ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स, के या तो आपका लैंप जो है वो ऑन होगा या आपका लैंप जो है वो ऑफ होगा। एंड टू पॉसिबल बिहेवियर्स, टर्न ऑन टर्न ऑफ। अगर आपका जो लैंप है उसका जो उसके पॉसिबल स्टेट्स जो है ना वो लेट सपोज हैं दो, ऑन एंड ऑफ, और उसके दो पॉसिबल बिहेवियर्स हैं टर्न ऑफ टर्न ऑफ, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। ठीक है, बट योर सिमिलरली बट योर डेस्कटॉप रेडियो माइट हैव एडिशनल स्टेट्स, मतलब हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटीज एज वेल। ठीक है, ये हम अगर ये कहेंगे कि जी मैं मेरा जो लैपटॉप है इसके एट्रीब्यूट्स, या जिसको हम स्टेट्स भी कहते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स या इसकी जो स्टेट्स हैं वो मेरी चेयर के अंदर मौजूद स्टेट्स के बराबर हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि चेयर इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और आपका लैपटॉप जो है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको उनकी ना कंपैरिजन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कि एक जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है वो है जी आपका डेस्कटॉप लैंप, उसके दो स्टेट्स हो सकती हैं ऑन एंड ऑफ। ठीक है, और उसके दो बिहेवियर्स हो सकते हैं टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, दैट्स इट। और आपका जो डेस्कटॉप के ऊपर जो रेडियो पड़ा है उसके अंदर कुछ यानी कि ऑन ऑफ के अलावा और भी बहुत सारे स्टेट्स हो सकते हैं, लाइक द करंट वॉल्यूम, कि उसका इस टाइम पे करंट वॉल्यूम कितना है, करंट स्टेशन, कि वो इस टाइम पे करंटली कौन से स्टेशन के ऊपर ट्यून्ड हुआ है। तो ये उसके पॉसिबल जो है ना स्टेट्स हो सकती हैं, और उसका बिहेवियर टर्न ऑन टर्न ऑफ, ठीक है, इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज वॉल्यूम, ठीक है, सीक स्कैन ट्यून, ये ट्यूनिंग से रिलेटेड इसकी बिहेवियर्स हैं, ट्यूनिंग से रिलेटेड इसकी फंक्शनैलिटीज हैं। तो दोबारा रिपीट कर दूं, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो बिल्कुल जो है आपकी जो है उसका दूसरा लफ्ज जो है वो आप यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू कैन ऑल्सो से कि जी बिहेवियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन फंक्शनैलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज गलत नहीं होगी। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है कि यू मे ऑल्सो नोटिस दैट सम ऑब्जेक्ट्स इन टर्न विल ऑल्सो कंटेन योर अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे गाड़ी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, गाड़ी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो है ना बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके आपकी गाड़ी बनी होती है ना, लाइक टायर्स हैं, स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है, उसमें सीट्स हैं, ठीक है, इस तरीके से उसके अंदर इंजन है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर ना, एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसके अंदर जो है इट मे कंटेन डिफरेंट अदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज वेल। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि यू मे ऑल्सो नोटिस दैट सम ऑब्जेक्ट्स इन टर्न विल ऑल्सो कंटेन अदर ऑब्जेक्ट्स, के किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मजीद ऑब्जेक्ट्स जो है वो भी पाए जा सकते हैं। दीज रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस ऑल ट्रांसलेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, के अभी तक हम लोगों ने जो भी एनोलॉजीज डिस्कस की हैं, ठीक है, वो बिल्कुल आप जो है ना उसको रिलेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ। ठीक है, अब आ जाते हैं जी क्लास के ऊपर। ओके जी, इसको रिज्यूम कर लेते हैं। ओके, क्लास के बारे में ये कह रहा है कि इन द रियल वर्ल्ड, जो आपके इर्द गिर्द की जो जिंदगी है जिसको रियल वर्ल्ड कहते हैं, यू विल ऑफन फाइंड मैनी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ऑल ऑफ द सेम काइंड, के इंडिविजुअल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आ सकते हैं जिनकी
काइंड सेम है। फॉर एग्जांपल आपको सड़कों के ऊपर बेतहाशा गाड़ियां नजर आ रही होंगी, ठीक है, विच आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, बट ऑल ऑफ देम दे बिलोंग टू द सेम पर्टिकुलर काइंड, ठीक है। जैसे लेट सपोज हम कह सकते हैं कि जी आपकी जो गाड़ियां हैं ना वो एक काइंड या एक क्लास से बिलोंग करती हैं जिसको हम व्हीकल कह सकते हैं। अब इसके अंदर आपकी ट्रक्स भी हैं, इसमें बसेस भी हैं, इसमें आपके जो है ना वो रिक्शे भी चल रहे हैं, इसमें आपकी कार्स भी चल रही हैं, ठीक है। तो इन रियल वर्ल्ड यू विल ऑफन फाइंड मैनी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि लेट सपोज 10 गाड़ियां चल रही हैं तो 10 की 10 जो है ना वो 10 की 10 व्हीकल्स ही हैं, ठीक है, लेकिन दे आर बेसिकली 10 different individual objects. There may be thousands of other bicycles in existence, all of the same make and model. ये भी पॉसिबिलिटी है कि जी इस वक्त दुनिया के अंदर जो है ना हजारों की तादाद में बाइसिकल्स जो है ना वो मौजूद होंगी जिनकी मेक और जिनका मॉडल जो है ना वो क्या होगा, वो सेम होगा। Each bicycle was built from the same engineering design and it contains the same components. ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि 1000 अगर बनाई हैं बाइसिकल्स, ठीक है, जो कि इस वक्त दुनिया के कोने कोने के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, सबका मेक और मॉडल सेम है, मींस के सारी बाइसिकल्स जो है ना वो जो बनाई गई थी, हजारों की तादाद में जो बाइसिकल्स बनाई गई थी वो सेम इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड सेम इंजीनियरिंग डिजाइन को बेस करके बनाई गई थी, यानी कि सब में सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, सब में सेम नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज होंगी, सबकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो स्टेट्स हैं वो सेम होंगी, सबकी जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होगी, नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज या नंबर ऑफ बिहेवियर है वो सेम होगी। देखिए इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्म्स, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ल्ड के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर वी कैन से दैट आवर बाइसिकल इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स नोन एज बाइसिकल्स। कि हमारी एक इंडिविजुअल जो फिजिकल बाइसिकल है ना वो कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कॉन्सेप्ट की केस में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी जो बाइसिकल है ये कहलाती है एन इंस्टेंस, ठीक है, एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स नोन एज बाइसिकल्स। कि आपके पास ना एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास ना एक क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसको हम कहते हैं बाइसिकल, और बाइसिकल जो है वो सेम आपकी जो है वो अगर जो क्लास है, क्लास ऑफ बाइसिकल्स हैं, ठीक है, वो आप कह सकते हो कि वो आपका जो है वो इंजीनियरिंग डिजाइन है, और आपकी कोई एक इंडिविजुअल जो फिजिकल बाइसिकल है वो आप जो है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंस्टेंस, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो बाइसिकल है। उसके अब हम यहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं कि अ क्लास इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉन लाइव एंटिटी। यानी कि क्लास जो है ना वो कोई लिविंग एंटिटी नहीं है। लिविंग एंटिटी से मुराद इस केस के अंदर ये है कि क्लास जब हम डिफाइन करते हैं ना तो क्लास जो है वो मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर किसी किस्म की कोई स्पेस कंज्यूम नहीं करेगी। क्लास विल नेवर कंज्यूम अ स्पेस इनसाइड द मेमोरी, ठीक है। ये जस्ट एक किस्म का एक डिस्क्रिप्शन है, आपके ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब कर रही होती है कि आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये स्टेट्स होंगी यानी कि एट्रीब्यूट्स होंगे, और आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर फलां फंक्शनैलिटीज होंगी यानी कि जिसको हम बिहेवियर भी कहते हैं, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास विच इज अ लाइव एंटिटी, और आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो कहलाता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो जो है फिर एक लाइव एंटिटी होगी, और लाइव एंटिटी से मेरी मुराद ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रैम के अंदर स्पेस कंज्यूम करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय एक क्लास है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फ्रूट जो है वो भी एक क्लास है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आई एम, यानी कि मैं अगर अपनी बात करता हूं तो आई एम एन ऑब्जेक्ट एंड आई मे बी, ठीक है, आई माइट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय क्लास, ठीक है जी। और एप्पल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, और वो किस क्लास से बिलोंग करता है, वो फ्रूट क्लास से बिलोंग करता है, वो फ्रूट क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट होगा। Okay जी, points to remember. A class is not a living entity. It is just an engineering design that how an object of this class will look like. या उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या फंक्शनैलिटीज होंगी, उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी क्या प्रॉपर्टीज या क्या उसके स्टेट्स होंगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स दे आर लिविंग एंटिटीज। ऑब्जेक्ट्स लिविंग एंटिटीज का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट जो है आपका फिजिकल स्पेस जो है वो कंज्यूम करेगा मेमोरी के अंदर। स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, ठीक है, और लेट्स सपोज यहाँ पे ये स्ट्रक्चर की एग्जांपल है कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्ट का कीवर्ड है और उस स्ट्रक्चर का नाम है बुक। उसके अंदर तीन जो है वो वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड हैं,
कैरेक्टर टाइप की एक अरे है, नेम उसका नाम है और 10 लोकेशंस वाली अरे है। फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल है प्राइस, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है पेजेस। जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ठीक है, तो आप मेन फंक्शन के अंदर लिखोगे स्ट्रक्ट का कीवर्ड, अपने स्ट्रक्चर का नाम और उसके ऑब्जेक्ट का नाम। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये मेमोरी के अंदर जगह नहीं लेता, लेकिन जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा B1 तो ये मेमोरी के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ओके जी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक जो है सिंपल सी एक एग्जांपल है। ऊपर टाइटल गिवन है कि डिफाइनिंग ऊपर टाइटल गिवन है कि डिफाइनिंग अ क्लास विद अ मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन क्या होता है यार? क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं ना, उनको मेंबर फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, और ये एग्जांपल जो है ये बेसिकली ली गई है फ्रॉम द बुक डिटेल एंड डिटेल। इसमें क्या है, इसमें जस्ट आपको बता रहा है कि यार क्लास किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, ये आपकी हेडर फाइल है, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और यहाँ पे ये क्लास का कीवर्ड है। ठीक है, हम इस लेक्चर के अंदर तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यही जो क्लास है सबसे पहले हम इसको बनाएंगे और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, क्लास का कीवर्ड है और आगे आपने क्लास का क्या लिखा है, नाम लिखा है। जैसे हम स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखते हैं और आगे अपने स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से क्लास की बॉडी जो है ना वो शुरू हो रही है और यहाँ पे क्लास की बॉडी खत्म हो रही है, और आखिर में आपको क्लास की बॉडी जब खत्म होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने यहाँ पे क्या लगाना होगा, सेमीकोलन लगाना होगा। ठीक है, तो ये जो कोड है ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, हम इस कोड को ले जो है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर लिखेंगे इसी कोड को, और फिर मैं इसको रन करके भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास की डेफिनेशन होती है। ठीक है, एक एक्सेस स्पेसिफायर है पब्लिक, जिसको हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहा, नेक्स्ट वीडियो को जो है जब हम स्टार्ट में करूंगा तो इन्हीं पॉइंट से जो है मैं इनको स्टार्ट करूंगा। ठीक है, आज की वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे, और आई होप कि आपको जो है कॉन्सेप्ट्स जो हमने स्टडी किए थे वो समझ आए होंगे। रियल लाइफ एग्जांपल्स देने की बहुत कोशिश की मैंने, ताकि आप लोगों को क्लास और ऑब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ सके। और प्लीज इसको कंसिडर करें कि क्लास जो है वो लिविंग एंटिटी नहीं होती, वो मेमोरी के अंदर कोई स्पेस कंज्यूम नहीं करेगी, और जो उसका ऑब्जेक्ट होगा ना, क्लास का ऑब्जेक्ट, वो आपकी मेमोरी के अंदर स्पेस जो है वो कंज्यूम करेगा। तो जनाब, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ठीक है, तो चैनल का नाम है कोड विद फैसल, और सब्सक्रिप्शन का तरीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इस एरिया के अंदर आपको सब्सक्राइब का एक बटन नज़र आ जाएगा रेड कलर का। ठीक है, तो उसको आप जो है वो क्लिक करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से पहले, इजाज़त लेने से पहले, जस्ट एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को काइंडली शेयर कर लें, कमेंट कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, जितने आपके साथी हैं उन सब के साथ आप शेयर करें। आप इसको जो है मुख्तलिफ और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके अगर फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो टिल द नेक्स्ट वीडियो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो उस वक्त तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।